देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत पुरानी बात है। गांव में जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो जाति का ब्राह्मण था। उसके पास पुश्तैनी संपत्ति बहुत थी और खुद भी उसने खूब सारा पैसा कमा लिया था। इस वजह से वो अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता था। उसके 4 लड़के और 5 लड़कियां थी। उसके सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी सिवाय सबसे छोटी लड़की विमला के। विमला का भी मंगनी हो रखा था और कुछ ही दिनों में उसका ब्याह होने वाला था। इसी बीच जयप्रकाश का अपने ही गांव के किशनलाल से झगड़ा हो गया। किशनलाल नीची जाति का था। ये उस जमाने की बात है जब समाज में जाति प्रथा जैसी कुरीति बहुत फैली हुई थी। झगड़े के कारण था भूमि विवाद। दरअसल जयप्रकाश ने किशनलाल की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया था और वो अब उसे अपनी ही जमीन बता रहा था। किशनलाल ने इसकी शिकायत गांव के पंचायत में भी की, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। सभी ने जयप्रकाश का ही साथ दिया और बेचारा किशनलाल रोता रहा। गांव की पंचायत से हारकर किशनलाल के मन में जयप्रकाश से बदला लेने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वो किसी भी हालत में जयप्रकाश से बदला लेना चाहता था। वो अपने तांत्रिक मामा के पास गया जो कि दूसरे गांव में रहते थे। उसने अपने मामा को पूरी बात बताई और कहा, मैं जयप्रकाश से किसी भी हालत में बदला लेना चाहता हूँ। तुम कुछ ऐसा करो जिससे वो मेरे पांव पड़े और मेरी ज़मीन भी मुझे वापस कर दे। और हाँ, ध्यान रखना, मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। जान माल का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस पर उसके मामा बोले, किशनलाल ठीक है, तू घर जा। मैं अपनी विधा से उसे तेरे कदमों में लाकर पटकूंगा। कुछ दिनों बाद जयप्रकाश की बेटी विमला का ब्याह हुआ और वो अपने ससुराल आ गई। दूसरे दिन मुंह अंधेरे ही उठकर वो गांव की महिलाओं के साथ दिशा मैदान को गई। तभी उसने देखा कि उसके बगल में एक भयानक शक्ल वाला साया बैठा हुआ था। वो बिल्कुल काला था, जो कद में लगभग 1.5 फुट का रहा होगा। वो चिल्लाते हुए वहां से भागी। सभी महिलाओं ने समझा कि कोई जंगली जानवर रहा होगा, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे भागे। वो नई नवेली बहू थी और उसे उस गांव के रास्ते की जानकारी भी नहीं थी, तो वो फिर उस जगह पर रुक गई। तभी उसने देखा कि वो भयंकर साया भी उसके सामने खड़ा है और उसे देखकर अपनी भयानक हंसी हंस रहा है। जब महिलाएं उसके पास आई और उससे भागने का कारण पूछा तो उसने कहा, वो देखो, वो क्या है? बहुत भयानक है। ऐसा डरावना जानवर कौन सा है? मैंने पहले कभी नहीं देखा। महिलाओं ने कहा, क्या बोल रही हो? हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सबने कहा, हो सकता है कोई जंगली जानवर रहा होगा। उसे देखकर वो डर गई होगी। बात आई गई हो गई। शाम को बहुत गौशाला में दूध दो रहे थे। सभी उसने देखा। गाय जोर जोर से रंभाने लगी और उस पर लात और पूंछ मारने लगी। उसके साथ उसकी ननद भी आई थी। वो बोली, भाभी, लगता है गाय आपको अनजान समझकर ऐसा कर रही है। आप छोड़ो, मैं दूध दूंगी। वो बोली, ठीक है। उसने दूध का डिब्बा अपनी ननद को दिया, लेकिन ननद के पास भी गाय वैसा ही कर रहे थे। उनका रंभाना और भी अजीब तरह से कान पूंछ हिलाना बंद ही नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा गाय के ठीक पीछे वही डरावनी शक्ल वाला साया उसको घूरे जा रहा है। वो डर के मारे बेहोश हो गई। उसकी ननद बहुत डर गई और वो भाग भाग कर अपने घर से अपने भाई को बुला लाई। तब उसके मुंह पर पानी के छींटे वगैरह देकर उसे होश में लाया गया।
सबने समझा शायद थकान की वजह से कमजोरी हो गई होगी। अब तक गायों का रंभाना भी बंद हो चुका था, तो उसकी ननद दूध दुहने लगी। वो अपने पति के साथ घर आ गई। अब तो ये आए दिन की बात हो गई। वो रात सोने को जाती तो उसे लगता कोई उसकी कोठरी में वहीं पर है। यहाँ तक कि वो उसे अपने बिस्तर के अंदर भी दिखाई देता और वो कोठरी से बाहर भाग जाती। वो खेत में काम करने जाती तो वो उसके बगल में बैठ जाता, कभी उसके सामने बैठ जाता। वो जंगल जाती, वो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता। वो जहाँ जाती वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। उसका खाना पीना सब कुछ हराम हो चुका था। वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। कभी खुद ही चिल्लाने लगती, कभी रोने लगती, कभी डर के मारे कहीं छुप जाती। हर समय कहती रहती कि मुझे वो दिखाई दे रहा है। फूल सी लड़की दिन पर दिन सूख कर कांटा हो गए थे। ससुराल वालों को लगा कि इनकी बेटी पागल है और इन्होंने इस पागल को हमारे गले बांध दिया। अब तो ससुराल वाले भी उसे मारने पीटने लगे। उसकी जिंदगी नर्क के समान हो गई। कई उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था। तब आज की तरह मोबाइल और टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, तो सूचना या तो पत्र के माध्यम से ही दी जाते थे या फिर किसी आदमी के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। उन्होंने एक आदमी को उस लड़की के मायके रवाना किया और संदेश दिया कि अपनी बेटी को लेने आओ। वो आदमी विमला के मायके पहुंचा और उसने उन्हें विमला की पूरी खबर सुनाई और विमला के ससुराल वालों का संदेश भी दिया। ऐसा सुनना था कि विमला के माता पिता अचंभित रह गए। मायके में शादी से पहले तो उनकी बेटी अच्छी खासी थी, फिर वहां जाकर उसे ऐसा क्या हो गया कि लोग उसे पागल कह रहे हैं। आनन फानन में विमला के बड़े भाई और पिता विमला के ससुराल पहुंचे। विमला के ससुर बोले, तुम्हारी बेटी पागल है, तुमने शादी से पहले ये बात छुपाई। अपने इस पागल बेटी को ले जाओ, इसने अपने साथ साथ हमारी भी जिंदगी नर्क बना डाली है। हम अपने बेटे का कोई दूसरा रिश्ता कर लेंगे। विमला के पिता ने कहा, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी पागल नहीं है, शादी से पहले तो आपने उसे देखा था। पर उन लोगों ने उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो इस पर विमला के पिताजी ने कहा, मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लूँगा, बस मुझे कुछ समय दीजिए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तब उसके ससुर ने कहा, ठीक है, अपनी बेटी को ले जाओ और इसका इलाज कराओ। 6 महीने के अंदर अगर ये ठीक होती है तो ठीक है, वरना हम अपने लड़के की दूसरी शादी करा देंगे। जयप्रकाश, जो कि अपने झगड़ालू और घमंडी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, आज अपनी बेटी की दशा देखकर फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था, मैंने तो ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया, फिर मुझे ऐसी सजा क्यों मिल रही है। ऐसे ही रोते पीटते वो विमला को लेकर अपने गांव वापस आ गया। सारे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि विमला की शादी होते ही उसे पागल करार दे दी गया। विमला को देखकर कोई भी उसे पहचान ही नहीं पाया। गोरा चांद सा चेहरा मलिन हो चुका था। उसे गले लगाकर उसकी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। विमला हर किसी को देखकर डर रहे थे। वो बार बार कहती, देखो देखो वो खड़ा है, वहाँ देखो, वो मुझे मार डालेगा। वो हर समय ऐसे ही चिल्लाती रहती। एक दिन विमला के पिता ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी उसकी माँ बोली, एक बार पूछ करवा कर देख लेते हैं, क्या पता किसी ने हमारी बेटी पर कुछ कर दिया हो। विमला के पिताजी भी राजी हो गए तो उसकी माँ बोल पड़ी, पड़ोस के गांव के बड़े जानकार पुचकार रहते हैं, चावल देखकर भूत भविष्य बताने वाले, उनके पास ही पूछ कर आने जाओ, सुना है कि वो सब सच सच बताते हैं।
जयप्रकाश दूसरे ही दिन चावल लेकर पास के पुछियारे के पास गया। पुछियारे ने उसके चावल देखे और वो बोला, भूमि विवाद का मामला है। तुमने किसी की ज़मीन पर कब्जा किया है। वो नीची जाति का है, तुम्हारे ही गांव का है। उसने तुम्हारी बेटी के पीछे डग भूत लगा रखा है, वही उसे परेशान कर रहा है। देखो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो उसकी ज़मीन लौटा दो और उससे माफ़ी मांग लो। इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जयप्रकाश को तुरंत ही किशनलाल से हुए विवाद की याद आ गई, तो इस पर वो बोला, हाँ महाराज, गलती हुई है मुझसे, अब इसे सुधारूं कैसे? तो इस पर उस पुछियारे ने कहा, माफ़ी मांग ले जाकर, इसी में सबकी भलाई है। दूसरे ही दिन जयप्रकाश किशनलाल के घर पहुंचा। किशनलाल अपने घर की छत पर बैठा था। जयप्रकाश को देखकर बोला, अरे पंडा जी, आज इस नीच जात के घर वालों के नीचे कैसे आ गए? इस पर जयप्रकाश बोला, किशनलाल, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस कर दूंगा, पर तुमने जो मेरी बेटी के पूछे डग भूत लगा रखा है, उससे छुटकारा पाने का उपाय बता दो, नहीं तो मेरी बेटी पागल हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इस पर किशनलाल बोला, अच्छा, तो तुझे पता चल गया? इतनी आसानी से मैं तुझे माफ़ कर दूं? उस दिन भरी पंचायत में तूने मेरा अपमान किया था, उसका क्या? तो इस पर जयप्रकाश बोला, गलती हो गई किशनलाल, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, पर तुम मेरी बेटी को परेशान मत करो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो इस पर किशनलाल बोला, ठीक है, पहले तू सारी पंचायत के सामने मुझसे माफ़ी मांगेगा और फिर मेरी ज़मीन वापस करेगा, तब जाकर मैं तुझे माफ़ करूँगा। मरता क्या ना करता, जयप्रकाश ने भरी पंचायत में किशनलाल से माफ़ी मांगी। किशनलाल ने भी उसे माफ़ कर दिया और विश्वास दिलाया कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर वो अपने तांत्रिक मामा के पास गया और बोला, जयप्रकाश ने मुझसे माफ़ी मांग ली और मेरी ज़मीन भी वापस कर दी है, मेरा बदला पूरा हो गया। अब तुम उस डग भूत को वापस बुला लो और उसकी बेटी को ठीक कर दो। तब उसका मामा बोला कि तुम जयप्रकाश को मेरे पास भेजो, मैं उसे उपाय बताऊंगा। तब जयप्रकाश किशनलाल के मामा के पास गया तो वो बोला, तुझे एक पूजा करानी पड़ेगी जो कि अमावस्या के दिन आधी रात को होगी। उसके लिए तुझे किसी ब्राह्मण तांत्रिक से ही पूजा करानी होगी। उस पूजा को कराने के बाद ही तेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जयप्रकाश ने वैसा ही किया। तब उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके ससुराल वाले उसे सम्मान पूर्वक ले गए। अब जयप्रकाश बिल्कुल बदल गया है। उसे उसके बुरे काम का बहुत दंड मिल चुका था। उसके बाद उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। राहुल कार ड्राइव करता हुआ वादियों से अकेले जा रहा था। आसपास बर्फ ही बर्फ, तूफानी माहौल। इतनी बर्फ राहुल ने पहले कभी नहीं देखी थी। मानो बर्फ का तूफान ही आ गया हो। अब तो राहुल को गाड़ी चलाते हुए भी दिक्कत आ रहे थे। वो एक डॉक्टर था और किसी स्पेशल मरीज के लिए शिमला के ऊपर बसे हुए हेमिस गांव 448 किलोमीटर दूर जा रहा था। डॉक्टर कुणाल ने उसको वहां आने के लिए रिक्वेस्ट की थी। शिमला से लगभग 200 किलोमीटर पार करके मनाली से आगे केलांग और हेमिस के बीच में ये बर्फ का तूफान उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो पीछे पास के गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर था और आगे भी पता नहीं कहाँ कोई गांव मिलने वाला था। ये तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और समय भी शाम के 7 बजे का हो रहा था। पहाड़ों पर जल्दी अंधेरा होने के कारण गाड़ी के हेडलाइट जला रखी थी।
लेकिन बर्फ इतनी ज़्यादा थी कि आगे का रास्ता देख पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और वो गाड़ी रोककर गाड़ी के अंदर रुकता तो वो इस तूफान के चपेट में ही आ जाता, क्योंकि वो नहीं जानता कि और कितनी बर्फ गिरने वाली है। 10 मिनट कार ड्राइव करने के बाद उसको एक कॉटेज दिखाई दिया। उसने कॉटेज के बाहर 2 गाड़ियां और खड़ी हुई देखी, मगर वो दोनों गाड़ियां बहुत ही जर्जर हालत में थी, मानो बहुत सालों से वहीं पर खड़ी हो। गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़े हुए थे, जगह जगह से टूटी फूटी हुई थी। उसने भी अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी। चलो देखते हैं, कोई ना कोई तो अंदर मिल ही जाएगा। इतना कहकर राहुल उस कॉटेज के अंदर दाखिल हुआ। वो कॉटेज अंदर से दिखने में काफी साफ सुथरा था। बाहर से जैसा जर्जर हालत में था वैसा नहीं था। अंदर थोड़ी बहुत लाइटें भी जल रही थी, मगर कॉटेज का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। राहुल ने 2-3 बार आवाज लगाई कि शायद कोई आ जाए, मगर वहां पर कोई नहीं था। राहुल ने सोचा क्यों न यहीं पर बैठकर इंतजार किया जाए इस गहरे तूफान के थमने का। तो वो वहीं पास ही में लगे एक सोफे पर बैठ गया। वो कहीं ना कहीं थोड़ा हैरान भी था कि इतना बड़ा कॉटेज और एक भी आदमी नहीं। कोई ना कोई तो होगा जरूर जो यहाँ पर कमरा अलॉट करता होगा, मगर राहुल को वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। इसलिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा घबराया भी हुआ था कि कहीं वो किसी गलत जगह पर तो नहीं है। मगर उस बर्फ के तूफान में होने से बढ़िया तो यहाँ अंदर थोड़ी गर्मी में होना ही बढ़िया था। इसलिए वो वहीं पर बैठा रहा। बैठे बैठे ही ठंड के मारे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक उसकी आंख खुली तो उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाज आ रहे थे। राहुल को लगा कि शायद लोग आ चुके हैं। वो वहां से उठा और कॉटेज के अंदर की तरफ गया। शायद लोगों को बोलकर उसे वहां पर कमरा मिल जाए। वो अंदर की तरफ गया और जैसे ही उस आवाज के करीब पहुंचा तो उसने एक कमरे के अंदर खुले दरवाजे से जो देखा वो देखकर उसकी आंखें जैसे फटी की फटी रह गईं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर उसने देखा कि 2-4 लोग आपस में खड़े बातें कर रहे हैं, मगर उन लोगों की शक्लें बहुत ज्यादा डरावनी थी। उनकी आंखें लाल थी और जुबान बिल्कुल बाहर लटकी हुई। पूरा चेहरा सड़ा हुआ था, मानो कि बहुत पुरानी कोई लाश होती है, बिल्कुल वैसे ही। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन, मगर राहुल इतना तो समझ ही गया था कि ये जो कोई भी है ये इंसान तो नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी इंसान का चेहरा इतना डरावना नहीं हो सकता। डर के मारे राहुल के मुंह से एक आवाज सी निकल गई। तो उसकी आवाज सुनकर वो सभी लोग उसकी ओर एकदम से देखने लगे। राहुल समझ गया कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो उसे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। वो लोग राहुल की ओर बढ़ने लगे। राहुल ने तुरंत वहां से भागना शुरू किया और भागते भागते जैसे तैसे अपनी कार के पास पहुंचा। उसने कार का दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो अजीब से दिखने वाले लोग गाड़ी के करीब आते जा रहे थे। अचानक से गाड़ी स्टार्ट हुई। राहुल ने गाड़ी को भगाया और सीधे रास्ते पर पहुंच गया। वो जानता था कि उस कॉटेज में रुकना किसी भी हालत में सही नहीं होता, तो अब इस बर्फ के तूफान में ही रुकना पड़ेगा। किसी तरह राहुल ने जैसे तैसे रात गुजारी और सुबह जब तूफान थमा तो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।